हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पलामू का रक्सेल वंश। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था छोटानागपुर खास का नाग वंश। आज हम लोग देखेंगे पलामू का रक्सेल वंश। पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग इस वंश का आधार क्षेत्र था। मतलब पलामू का जो रक्सेल वंश था उसका शासन क्षेत्र जो था वो था पलामू का दक्षिण भाग क्षेत्र। ये लोग अपने आप को राजपूत कहते थे। पलामू के जो रक्सेल थे वे अपने आप को राजपूत कहते थे। इनका आगमन कहाँ से हुआ था? राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए ये लोग पलामू पहुंचे थे। राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए ये लोग पलामू पहुंचे थे। ठीक है। पलामू में प्रवेश के पूर्व ही रक्सेल दो शाखाओं में बढ़ गए थे। ये जब राजपूताना से पलामू में प्रवेश किए तो प्रवेश के पूर्व ही ये दो शाखाओं में बढ़ गए। एक शाखा थी देवगन शाखा। देवगन शाखा क्या थी? तो ये वो शाखा थी जिसमें रक्सेल हरिहरगंज तथा महाराजगंज होते हुए पलामू आए, पलामू के देवगन क्षेत्र में आए। दूसरी शाखा थी जो चतरा से पाकी होते हुए आए, कुंडेलवा। दूसरी शाखा थी कुंडेलवा शाखा। पहली शाखा देवगन शाखा ने देवगम में एक किले का निर्माण कराया और जिसे देवगम किला कहते हैं और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसी तरह कुंडेलवा शाखा ने कुंडेलवा में किले का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। परंतु 16वीं सदी के आरंभ में ही चेरों के द्वारा इन्हें अपदस्थ कर दिया गया। ठीक है। 16वीं सदी में चेरों के आगमन के साथ ही पलामू क्षेत्र से रक्सेल वंश का पतन शुरू हो गया था। ठीक है। तो मैंने ज्यादा डिटेल में से नहीं दिया है, मैं सिर्फ उन पॉइंट को ही ले रहा हूँ जो जनरली झारखंड के एग्जाम में आते हैं। बुक में बहुत सारी बातें मिलेंगी लेकिन मुख्य बातें ये सब हैं जिन पर आधारित झारखंड के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है। तो सिंहभूम का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ जो है वो है वंश प्रभा लेखन। और वंश प्रभा लेखन के अनुसार सिंह वंश की दो शाखाएं थी। पहली शाखा थी 8वीं सदी के आरंभ में और दूसरी शाखा थी 13वीं सदी के आरंभ में। ये हमें कहां से पता चलता है? तो सिंह वंश का जो पारिवारिक इतिहास ग्रंथ है वंश प्रभा लेखन, उसके अनुसार ये दो शाखाएं का हमें पता चलता है। पहली शाखा जो थी वो 7वीं सदी के अंत में ही पहली बार सिंहभूम के भूइयों और सड़कों के संपर्क में आए थे। ठीक है। 7वीं सदी के अंत में भूइयों और सड़कों के संपर्क में आए थे और फिर 8वीं सदी के आरंभ तक इन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह और काशीनाथ के सिंह के बाद इसमें और 13 राजा हुए। ठीक है। पहली शाखा की। दूसरी शाखा की स्थापना हुई 1205 ईस्वी में और किसने की? दर्प नारायण सिंह ने। दर्प नारायण सिंह ने। दर्प नारायण सिंह के बाद और भी शासक हुए। युधिष्ठिर 1262 से 71 ईस्वी। काशीराम सिंह जिन्होंने पोरहाट को अपनी राजधानी बनाई थी, पोरहाट को, काशीराम सिंह। उसके बाद अच्युत सिंह है जिन्होंने कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पोरहाट को राजधानी किसने बनाई? तो काशीराम सिंह ने। कुल देवी के रूप में पौरी देवी की स्थापना किसने की? तो अच्युत सिंह ने। ये थे सिंह वंश के दूसरी शाखा के शासक। इसके बाद आए त्रिलोचन सिंह
और उसके बाद अर्जुन सिंह प्रथम, और उसके बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के समय में भूया जनजाति का विद्रोह हुआ था। विद्रोह का कारण क्या था कि ये जो जगन्नाथ सिंह द्वितीय थे ये अत्याचारी स्वभाव के थे, जिसके कारण इनके अत्याचार से तंग आकर भूया जनजाति ने विद्रोह किया था। ठीक है। इसके बाद आता है मानभूम का मानवंश। मानभूम जो आज का धनबाद क्षेत्र है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो मानवंश का शासन क्षेत्र कौन सा था? हजारीबाग एवं मानभूम जो आज का धनबाद क्षेत्र है। अब है कि मानभूम का मानवंश का उल्लेख कहां से हमें प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख एवं 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख, जिसके रचयिता थे कवि गंगाधर। ठीक है, ये गोविंदपुर धनबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है मानभूम के मानवंश के बारे में। 10वीं सदी के भूमि स्वराज आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो मानवंशी राजाओं का अत्याचार। मानवंशियों राजाओं के अत्याचार से तंग आकर 10वीं सदी में भूमि स्वराज आंदोलन हुआ था। ठीक है, और जैसे कि इसमें बताया गया कि अत्याचारी शासक हुआ करते थे, इसी के कारण जो सबर जनजाति थी उनका पलायन पंचायत राज्य की तरफ हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस यही 3 वंश को देखते हैं। इसके बाद मैं और एक वीडियो दूंगा जिसमें हम लोग रामगढ़ राज्य, खड़गडिया राज्य, पंचायत राज्य, पलामू के चेरो वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को ऐड किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अलग अलग बुक में काफ़ी सारी बातें हैं जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इसके बाद तक के लिए थैंक यू।